मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि 12th क्लास का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं हम आज, जिस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हिंदी होता है इसका वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ये जेनेटिक्स टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा। जेनेटिक्स का हिंदी होता है आनुवांशिकी। 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक में आप बहुत सारे बातों को जानेंगे। साथ ही साथ ये टॉपिक आपको एक हिस्ट्री जैसा लगेगा, तो आपको बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एनालाइज किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। जब मैं आपको इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में बताऊंगा, तो सारा डॉट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये जेनेटिक्स के अंतर्गत स्टडी करने को मिलेगा। देखिए, आप सब जानते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है पहले से, कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, हम लोग ह्यूमन हो, या प्लांट्स हो, या कोई एनिमल्स हो, ये रिप्रोडक्शन के द्वारा ही अपने समान संतति की उत्पत्ति करता है। रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में मैं आपको रिप्रोडक्शन का जो डिफाइन बताया था, उसमें बताया था रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान संतति की उत्पत्ति करता है। संतति मतलब संतान की उत्पत्ति करता है, अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है, और उसके कारण उसका वंश जो है वो कायम रहता है। तो ये तो आपको पहले भी आपने पढ़ा था कि प्रायः ये जानते हैं हम लोग कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे मनुष्य हो, पौधा हो या जंतु, रिप्रोडक्शन के द्वारा ही अपने संतान की उत्पत्ति करता है। फिर भी उन संतानों में कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है। जैसे आप देख लो कि अगर कोई माता पिता है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ उसमें अंतर होता है। लेकिन अगर आप उस बच्चे को गौर से देखोगे तो आपको लग जाएगा कि ये उन्हीं के माता पिता, यानी उनके माता पिता को देखोगे और बच्चे को देखोगे तो कुछ ना कुछ समानताएं देखने को मिलेगी और कुछ ना कुछ अंतर भी देखने को मिलेगा। तो जो भी रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होते हैं संतान, वो उनके कुछ गुण समान होते हैं और कुछ गुण असमान भी होते हैं। ये बात तो एकदम आपको पता ही है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम जनक मतलब पेरेंट्स हो गया, जनक मीन्स पेरेंट्स हो गया, और उनसे उत्पन्न हुई संतानों के समान और असमान गुणों का अध्ययन करते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि समान और असमान गुण का अध्ययन करना, समान और असमान गुणों का जो अध्ययन करते हैं, ये जेनेटिक्स कहलाता है। कोई पूछेगा व्हाट डू मीन बाय जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी संतान, जनक के द्वारा जो उत्पन्न होती है संतान, ठीक है, उस संतानों के समान और असमान गुण का अध्ययन करते हैं। पेरेंट्स से वो कितने सिमिलर हैं और पेरेंट्स से वो कितने डिसिमिलर हैं, ठीक है, कितने समान अपने माता पिता से हैं, कितने असमान हैं, या अपने भाई बहन में कितने समान हैं और कितने असमान हैं। अगर उसका स्टडी करते हैं तो ये कहलाता है आपको जेनेटिक्स। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो अब आप बता दोगे कि आनुवांशिकी क्या है। वह बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जनक के द्वारा उत्पन्न हुई संतान की समानता का अध्ययन करते हैं और उसकी असमानता के का अध्ययन करते हैं, यानी समान और असमान गुणों का अध्ययन करना ही जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम आपको लिखा है कि संतति में पैतृक लक्षण, यानी पैतृक लक्षण मतलब माता पिता का कैरेक्टर। अब होता क्या है कि प्लांट्स में तो माता पिता होगा नहीं, प्लांट्स में माता पिता होगा, अमीबा में माता पिता होगा नहीं। अमीबा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है। वो एक ही कोशिका जब विभाजित हो जाती है, बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाता है। शायद आप लोगों को पहले से ही पता होगा। मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, आप देख लीजिए कि अमीबा में क्या होता है कि अमीबा का ये आपका अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब अनियमित आकार का होता है, कोई आकार इसका फिक्स नहीं होता है। और इसमें एक न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, उसी वैक्यूल में फूड वैक्यूल, मोबाइल वैक्यूल वगैरह सब होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। जब और अमीबा में एक स्यूडोपोडिया होता है जिसके द्वारा अमीबा मूवमेंट करता है। तो ये इसका स्यूडोपोडिया हो गया जिसके द्वारा वो मूवमेंट करता है। शेप इसका इरेगुलर होता है। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है कि शेप कैसा होता है। इरेगुलर, इरेगुलर मतलब अनियमित आकार, अपना आकार अमीबा चेंज करते रहता है। कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर मतलब मृदु पानी में पाया जाता है। समुद्र के पानी को छोड़ करके बाकी पानी में आपको देखने को मिलेगा।
तो जब अमीबा अपना भोजन खूब कर लेता है तो इसका साइटोप्लाज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भोजन कोई भी करेगा, देखते हैं आप लोग भी भोजन जब करते हैं तो आपका पेट क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है। जब खाना नहीं खाते हैं, मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो पहले की अपेक्षा आपका स्टोमक छोटा होता है। तो इस तरह से अमीबा जब भोजन खूब कर लेता है, काफी भोजन ग्रहण कर लेता है, तो इसका साइटोप्लाज्म की संख्या भी, साइटोप्लाज्म इसका बढ़ जाता है। अब साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो अमीबा का तो शेप फिक्स है, ये आपका अमीबा का शेप जो है इस तरह का है, इरेगुलर है। तो ये क्या होगा ना, साइटोप्लाज्म बाहर जाने की कोशिश करेगा। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो क्या साइटोप्लाज्म इस दीवार को फाड़ के बाहर चले जाए, ये अच्छा होगा? कभी अगर साइटोप्लाज्म उस दीवार को फाड़ के बाहर चले जाता है तो होगा क्या कि अमीबा डेथ हो जाएगा उसका। तो अमीबा क्या करता है ना कि बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन मतलब क्या, अमीबा था और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ये दो भाग में इसका सेल मेम्ब्रेन दो भागों में डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। जब सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है तो न्यूक्लियस भी दो भागों में डिवाइड होना स्टार्ट करता है। अभी तक न्यूक्लियस गोल था, यहाँ पे न्यूक्लियस बीच से धंसना स्टार्ट करता है। साथ साथ इसका जो बाहर वाला ये जो स्ट्रक्चर है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी बीच से धंसना स्टार्ट करता है। बाकी जो वैक्यूल होगा वो तो वैक्यूल होगा नहीं इसमें प्रेजेंट, और साइटोप्लाज्म जो है आपको इसमें मौजूद रहेगा। अब क्या होता है, अब आप देखते होंगे कि सबसे पहले अगर आप पढ़े हैं अच्छे से रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे कि अमीबा का बाइनरी फिजन कैसे होता है, तो मैं आपको उस समय भी बताया था कि सबसे पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं इसको समझिए। कैरियोकाइनेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमीबा का सबसे पहले न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस का दो भागों में डिवाइड होना ही कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो न्यूक्लियस दो भागों में सबसे पहले डिवाइड होता है। अभी इसका सेल मेम्ब्रेन जो है इसका वो डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन डिवाइड नहीं होने के बावजूद ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही नीचे धंस गया। अब ऐसा लग रहा है कि डिवाइड होने ही वाला है। और लास्टली क्या होता है, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं, लास्टली दो अमीबा बन जाते हैं। इस तरह से आप देखिए कि एक अमीबा जो है रिप्रोडक्शन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में बाइनरी फिजन द्विखंडन विधि के द्वारा दो भागों में बट गया। क्योंकि यह दो भागों में बटा, इसीलिए इसको द्विखंडन या बाइनरी फिजन कहते हैं। इस तरह से आप लोगों ने जाना कि इसका, अब पूछेगा कि ये तो डॉटर सेल हो गया नया, ये क्या हो गया, टू न्यू डॉटर सेल, ये उसका दो सेल हो गया। डॉटर सेल, दो नया डॉटर सेल बन गया। तो एक अमीबा से दो नया जीव बन गया, ये इसी का बना हुआ है ना। तो आप बताओ इसमें पेरेंट्स या माता पिता होंगे, इसमें पेरेंट्स माता पिता होंगे? ऑब्वियसली इसमें पेरेंट्स माता पिता नहीं होंगे, क्योंकि एक ही जनक से बना है। प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स में कभी देखे हैं कि ये आम का पौधा ये पिता है और वो आम का पौधा उसकी माँ है? सुने ऐसा कभी? ऐसा नहीं होता है। तो ये होता क्या है कि जनक जो होते हैं, उनको क्या कहेंगे तब, जनक कहेंगे। जिनसे उत्पन्न होता है संतान उसको क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो जनक में क्या होता है कि जनक से जो संतान की उत्पत्ति होती है उसमें कुछ गुण समान होता है। आप लोग अपने में भी देखिएगा कि आप लोग मम्मी पापा में से किसी के समान होंगे, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा जो मम्मी कहती होगी वही कैरेक्टर आपको भी मिलता होगा, आपका भी मिलता होगा, समझ में आया? और कुछ कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा जो पापा कहते होंगे वही कैरेक्टर आपका भी मिलता होगा। तो या तो समान होंगे या फिर क्या होता है असमान भी होते हैं। ऐसा तो 100% नहीं है। कोई भी बच्चे को देखे हैं कि उसको देखने के बाद लगे क्या कि ये इसके पिता दोनों 100% समान है, ठीक है। किसी भी गर्ल्स को देखे हैं कि ये और उसकी जो माँ है वो 100% समान है, ऐसा देखे क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है कि कोई भी जीव जो अपने जनक से पैदा लिया है, जो अपने जनक से क्या हुआ है पैदा लिया, जो अपने पेरेंट्स से पैदा लिया है, वो कुछ गुण में समान होगा और कुछ गुण में असमान होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम जनक एवं उनसे उत्पन्न हुई संतानों के समान
अथवा असमान गुणों का अध्ययन करते हैं। अभी मैं बोर्ड को एज करूंगा और सभी स्टूडेंट से एक एक करके पूछूंगा। जब मैं समझाऊं तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं कि जनक और उनसे उत्पन्न हुई संतान जो होता है वो समान और असमान गुणों का अध्ययन करते हैं, ये जेनेटिक्स कहलाता है। और संतति में पैतृक लक्षणों का जो ट्रांसमिशन होता है इस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। आगे कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रोसेस होता होगा कि जो लक्षण इस अमीबा में देखने को मिलेगा वही लक्षण इनके दो नए अमीबा में देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा प्रोसेस होता होगा ना, कुछ ऐसा प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होता होगा ना, मनुष्य में, कि जो लक्षण आपके पापा मम्मी में होगा वही लक्षण आप में भी होगा। तो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूं कि संतति में, संतति मतलब संतान, ऑफ स्प्रिंग, बायोलॉजी में इसको क्या कहते हैं, संतति को ऑफ स्प्रिंग टर्म दिया गया है। चाइल्ड नहीं बोल करके ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। मनुष्य का बच्चा होगा तो कहने चाइल्ड है, ठीक है। गाय का होगा तो कहने गाय का चाइल्ड है। लेकिन आम का पौधा का बच्चा होगा तो क्या कहने आम का ही चाइल्ड है, ठीक है। अमरूद का होगा तो क्या कहेंगे अमरूद का चाइल्ड है, नहीं ना। तो चाइल्ड बोला जाता है, चाइल्ड बायोलॉजी में नहीं बोल करके उस संतति को क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग। तो ऑफ स्प्रिंग में जो पैतृक लक्षणों का ट्रांसमिशन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो पैतृक लक्षण पैरेंटल कैरेक्टर जाता है। अगर किसी के मम्मी पापा बहुत लंबे हैं तो देखे ऐसा प्रायः देखा जाएगा कि उसके मम्मी पापा अगर लंबे हैं, बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो उनका बच्चा प्रायः लंबा होगा, ठीक है। अगर किसी के मम्मी पापा मिल्की व्हाइट है, दूध के जैसे एकदम सफेद है, तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उनका बच्चा भी क्या होता है, दूध के जैसा सफेद होता है, ठीक है। किसी के मम्मी पापा अगर बिल्कुल तावा के जैसे काले हैं, भैंस के जैसे काले हैं, तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उसका बच्चा भी उसी के अनुसार से जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि 100% भूल जाता है, कभी कभी लक्षण जो है नहीं भी मिलता है। कभी कभी सेकेंड जनरेशन का भी लक्षण मिल जाता है। सेकेंड जनरेशन कहने का मतलब हो गया आपको कि कभी कभी दादा दादी और नाना नानी का भी कुछ गुण जो है बच्चे में ट्रांसमिशन हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि माता पिता का जो गुण होता है वो संतान में जाता है, और बच्चे जो है माता पिता के समान भी होते हैं और कुछ कैरेक्टर में माता पिता से असमान भी होते हैं। और इनके ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन मतलब इनके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की क्रिया को हेरिडिटी कहते हैं। ये आपका जेनेटिक्स और हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं वेरिएशन किसे कहते हैं, आप लोग नोट आउट कीजिए। वेरिएशन क्या होता है, इसको लिखिए, लिखिए। कभी कभी जनक, कभी कभी जनक से उत्पन्न हुई संतान, संतान को इंग्लिश में बायोलॉजिकल टर्म में क्या लिखते हैं, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। कभी कभी जनक से उत्पन्न हुई संतान जनक के समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, नहीं होती है। इसे वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन हिंदी होता है विभिन्नता, विभिन्नता या भिन्नता, वेरिएशन कहा जाता है। जैसे कहा जाता है, जैसे कभी कभी लंबे माता पिता, लंबे माता पिता के बच्चे ड्वार्फ हो जाते हैं, DWARF, ड्वार्फ मतलब बौना, नाटा जिसको कहते हैं, ड्वार्फ हो जाते हैं, हो जाते हैं। या मिल्की वाइट, मिल्की वाइट माता पिता के बच्चे भी, माता पिता
के बच्चे भी काले हो जाते हैं। ऐसा सेकेंड जनरेशन के कारण हो जाते हैं। इस स्थिति को ही वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन, VARIATION, वेरिएशन यानी भिन्नता कहा जाता है। अब वेरिएशन क्या है? तो माता पिता अगर मिल्की वाइट है, माता पिता कैसे हैं? मिल्की वाइट है, तो हो सकता है कि दादा दादी या नाना नानी का भी गुण उस बच्चे में आ गया, और दादा दादी नाना नानी में कोई काले थे तो बच्चे का जो है वो गुण चला आता है उसमें, तो उस कंडीशन को वेरिएशन यानी भिन्नता कहते हैं। माता पिता दोनों लंबे हैं और बच्चा छोटा हो गया हाइट में, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि उसका बच्चा नहीं है, किसी दूसरे से वो लेके आया है, ऐसी बात नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कैरेक्टर्स बॉडी में रहते तो हैं लेकिन छिपे रहते हैं। इसी में हम आपको रिसेसिव कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, ये दोनों बताएंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर जो दिखने वाला कैरेक्टर होता है, जो दिख जाता है, जैसे लंबा है तो वो दिखेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो व्यक्ति लंबा है, जो बच्चा लंबा है, उसका बच्चा हमेशा लंबा ही होगा, क्योंकि लंबा व्यक्ति में भी ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर है, जो बौनापन वाला कैरेक्टर है, उसका जीन छिपा रहता है। तो जीन के छिपने को रिसेसिव कैरेक्टर, जो छिपा हुआ जीन रहता है उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं, और जो जीन दिखता है, जो चीज दिखता है, उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मम्मी पापा बहुत उजले हैं तो उसमें काला वाला गुण नहीं है, काला वाला जीन का गुण नहीं है, उसमें काला वाला जीन का गुण है, बट उसके बॉडी में क्या है? छिपा हुआ है। तो छिपने वाले गुण को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर, और जो दिखता है गुण उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। उसको क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। दिखने वाला गुण डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जो छिपा देगा उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, और जो नहीं दिखता है वो रिसेसिव कैरेक्टर। जैसे अभी आप लोग सामने में एक देख रहे हैं, यहाँ पे स्टिकर है, ये स्टिकर, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए सबसे पहले आपको यही कलर दिखेगा ज्यादातर, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन क्या इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इसमें ब्लैक कलर नहीं है, इसमें और दूसरा कलर नहीं है, दूसरा कलर भी है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है? डोमिनेंट कैरेक्टर आपको ये वाला है, जो सबसे पहले आपको यही दिखेगा, ठीक है, वायलेट कलर आपको दिखेगा। इसीलिए जो है आप ये स्थिति, आप ये चीज आपका क्लियर हो गया कि क्या होता है वेरिएशन, क्या होता है जेनेटिक्स, और क्या होता है हेरिडिटी। एक बार हम लोग जेनेटिक्स, हेरिडिटी और वेरिएशन को अच्छे से फिर से समझते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें हम जनक और उससे उत्पन्न हुई संतानों के समान और अथवा असमान गुणों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है जेनेटिक्स। इसके अलावा जो है संतति में जो पैतृक लक्षणों का ट्रांसमिशन होता है, यानी अगर पैतृक लक्षण कोई ए है, ए मतलब क्या? अगर पैतृक लक्षण कोई वाइट है, डब्ल्यू है, ठीक है, और वो जो है उसके बच्चे में जा रहा है वाइटनेस, एकदम गोयापन, तो ये हो गया पेरेंट्स, जनक, और ये हो गया ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये कैरेक्टर का बच्चे तक पहुंचना, माता पिता के कैरेक्टर का बच्चे तक पहुंचना, ये जो ट्रांसमिशन हुआ, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस ट्रांसमिशन को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, HEREDITY, हेरिडिटी। हिंदी होता है इसका आनुवांशिकता। तो यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, आनुवांशिकता क्या है और आनुवांशिकी क्या है। क्योंकि नाम मिलता जुलता है, इसीलिए हेरिडिटी और जेनेटिक्स में कंफ्यूजन हो जाता है। जेनेटिक्स तो बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या चीज का अध्ययन करते हैं? अध्ययन करते हैं कि माता पिता और जो उसका संतान है, ऑफस्प्रिंग है, उसके समान गुण और असमान गुण का अध्ययन करते हैं। वो बायोलॉजी का एक शाखा है, उसको जेनेटिक्स कहेंगे, हिंदी में आनुवांशिकी कहेंगे। लेकिन आनुवांशिक गुण का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना, ये हेरिडिटी कहलाता है। अब आपका एकदम माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हेरिडिटी क्या है और जेनेटिक्स क्या है, ये समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं।
कभी कभी जनक से उत्पन्न हुई संतानें जो होती है वो जनक के समान नहीं होता है। अब जनक के समान नहीं होता है, वाइफ हस्बैंड है, दोनों जो है एकदम मान के चलिए दोनों का आंख का जो ये आपका कलर है, वो आंख का कलर दोनों का ब्लैक है, लेकिन किसी किसी बच्चा में आंख का जो ये पुतली है, ठीक है, जिसको पुपिल कहते हैं, इसका कलर ब्लैक नहीं होकर के दूसरा का कलर हो गया। अब उसका पिता आया, बच्चा पैदा लिया है, गोदी में उठाया, दिखाएं ये तो आंख का कलर जो है ना हमसे मिलता है ना मेरी वाइफ से मिलता है, इसका मतलब है जो कहीं गड़बड़ घोटाला हो गया है। अरे बेवकूफ, गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ, जेनेटिक्स पढ़ो, जेनेटिक्स, उसमें तुम जानोगे, जेनेटिक्स में जानोगे कि मम्मी पापा के अलावे कभी कभी दादा दादी का कैरेक्टर, यानी उस मम्मी पापा में जो कैरेक्टर रिसेसिव है, जो छिपा हुआ है, जो दिखा नहीं, वो उस बच्चे में दिख गया। इसी चीज को क्या कहते हैं? इसी चीज को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन मतलब हो गया भिन्नता, भिन्नता मतलब अलग हो जाना, मम्मी पापा से, जनक से बच्चे का अलग हो जाना। ड्रोसोफिला नाम की एक मक्खी है, तो उस मक्खी में वो सामान्य मक्खी से बड़ी होती है, वो सामान्य मक्खी से क्या होती है? बड़ी होती है। हालांकि वेरिएशन टॉपिक में नहीं पढ़ करके उसको हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक है, इसको नोट आउट कीजिए, फिर मैं इरेज करूंगा। तब तक आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वाले के लिए बेनिफिट है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा। लाइव क्लास, बिल्कुल लाइव क्लास चलेगा, रिकॉर्डिंग लाइव है, लाइव क्लास। कौन क्लास दे रहा है? इसके बाद अब जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा हिस्ट्री पे लेके जाता हूं। मैं बताया था ना कि जेनेटिक्स ऐसा टॉपिक है, अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझिएगा तो क्लास में नींद भी आ सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री वाला टॉपिक आ जाता है बायोलॉजी में लेकिन हिस्ट्री है नहीं, है तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक। आखिर किसी न किसी वैज्ञानिक ने तो इन सब बातों का अध्ययन किया होगा ना, ऐसे ही बायोलॉजी के बुक में नहीं ना दे दिया। बिना बायोलॉजी में, जैसे हम लोग बताए थे सेल का किसी न किसी व्यक्ति ने स्टडी किया था, ठीक है। सेल का स्टडी किसने किया था बताइएगा आप लोग? सेल का स्टडी किया था रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में। तो तब ना साइकोलॉजी जो है दे दिया बायोलॉजी में। इसी तरह से ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, इसका भी अध्ययन तो कोई ना कोई वैज्ञानिक किया होगा। तो इसका अध्ययन एक वैज्ञानिक किए थे जो ऑस्ट्रिया में रहते थे, और उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल सर्वप्रथम जेनेटिक्स का अध्ययन किए थे, इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। मैं दिखाता हूं आप लोगों के, ये ऊपर वाला हो गया ना, इसको नोट आउट कीजिए। ऊपर वाला एज कर दूं। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में मैं बताता हूं आपको कि ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो ऑस्ट्रिया में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया मत बोल दीजिएगा आप लोग, ऑस्ट्रिया में रहते थे, और ये एक चर्च में थे। अब चर्च किसको कहते हैं तो थोड़ा सा मैं बताता हूं। जैसे हम लोग अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने, कोई मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है तो वो कहाँ जाता है? मस्जिद में जाता है पूजा करने। उसी तरह से आप लोग भी वहां 25 दिसंबर को जाते हैं चर्च। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं चर्च में देखा हूं। तो जो ईसाई धर्म से संबंधित होते हैं, जो ईसा मसीह की पूजा करते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं, उनका पूजा घर क्या होता है? चर्च कहलाता है। तो इस चर्च में वो थे, और मंदिर के पुजारी को हम लोग, मंदिर में जो पूजा करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मंदिर में जो पूजा करते हैं उसको हम लोग पुजारी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं ना। इसी तरह से जो मस्जिद में पूजा करवाते हैं उनको हम लोग मौलवी के नाम से जानते हैं, और जो चर्च में पूजा करवाते हैं उनको फादर के नाम से जानते हैं। तो ये चर्च में थे। कौन थे? पहले इनका नाम लिख देता हूं मैं आपको। इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों को। ग्रेगर जॉन मेंडल ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऑस्ट्रिया में थे। किस देश में थे?
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में थे। और ऑस्ट्रिया में ये चर्च में थे। ऑस्ट्रिया में कहा थे? चर्च में। पूजा पाठ करवाते थे, पूजा पाठ करते थे, इसीलिए इनको फादर कहा जाता था। चर्च में जो पूजा करवाते हैं उनको फादर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इनको कहते हैं फादर, ठीक है ना। ये फादर थे और ये पूजा करवाते थे। इनका एक बहुत ही अच्छा शौक था और उसी शौक के कारण ये आज फेमस हो गए और लाइफ टाइम के लिए इनको याद किया जाता है। जो भी बायो का स्टूडेंट होगा वो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम जरूर कभी ना कभी सुना होगा। ये ग्रेगर जॉन मेंडल का एक नियम था कि ये पूजा पाठ के बाद का जो समय होता था उसमें ये क्या करते थे? बागवानी करते थे। बागवानी समझते हैं ना आप लोग? हम लोग भी बागवानी करते हैं फ्री टाइम में, कुछ कुछ जो सब्जी वगैरह सब लगा देते हैं फ्री टाइम में। तो ये भी बागवानी करते थे और बागवानी में इन्होंने जो बागवानी किया था वो किया था पायसम सेटाइवम पे। पायसम सेटाइवम नाम का प्लांट का नाम आप लोग सुने हैं कभी? पायसम सेटाइवम एक प्लांट होता है, एक्चुअली में आप लोग सुने हैं लेकिन आप लोग को पता नहीं है। पायसम सेटाइवम जो होता है वो बॉटेनिकल नेम है मटर का। मटर का तो आप लोग खाए, मटर वाला छीमी जो है होता है उसको छिल छिल के निकाल के देते हैं सब्जी में, उसको इंग्लिश में कहते हैं पी प्लांट, ठीक है। ये पी प्लांट को पायसम सेटाइवम कहते हैं बॉटेनिकल नेम में। बॉटनी में इसको क्या कहा जाता है? बॉटेनिकल नाम दिया गया पायसम सेटाइवम। एस स्मॉल वाला लिखेगा, पी कैपिटल लिखेगा। कोई भी बॉटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम जिसको साइंटिफिक नेम कहते हैं उसको लिखने का कुछ मेथड होता है। मैं आपको उसको बताऊंगा कि क्या मेथड होता है जब उस टॉपिक पे आऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे किसी भी बॉटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम को जिसको साइंटिफिक नेम कहते हैं उसको लिखा जाता है। इसमें पहला जो है वो जीन का नाम शो करता है, जेनेटिक कैरेक्टर को शो करता है, और दूसरा स्पीसीज कैरेक्टर को शो करता है, यानी स्पीसीज का नाम होता है। तो हमेशा जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है, जीन जेनेटिक नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, स्पीसीज नेम जो होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अगर आप इसको लिखते हैं ऑन राइटिंग तो दोनों के नीचे जो है अंडरलाइन करना मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इसको प्रिंट आउट में ले जाते हैं तो इसको कर्सिव फॉर्म में, थोड़ा कर्सिव नहीं, इसको थोड़ा सा इसके फॉन्ट को टेढ़ा करके तिरछा करके प्रिंट आउट करवाया जाता है, तब अंडरलाइन करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये सब बातें हैं जो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे बॉटेनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम को लिखा जाता है। तो अभी तो आप जान लीजिए कि मटर के प्लांट को बॉटनी में पायसम सेटाइवम करते हैं। इसी मटर के पौधे को उगाया करते थे अपने पूजा पाठ के बाद। कौन उगाते थे बताइए कोई? ग्रेगर जॉन मेंडल उगाते थे। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के व्यक्ति थे, कहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे? तो ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मत बोलिएगा, ऑस्ट्रिया में करते थे। अब आगे मैं बताता हूँ आपको कि इसमें, अब आगे मैं बताता हूँ आपको कि मेंडल, ठीक है, MEND, हाँ सॉरी, मेंडल का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मेंडल का स्पेलिंग आप लोग लिखेंगे एम, आपको पता है ना मेंडल, मेंडल का आपको पता है ना कि स्लिप ऑफ पेन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मेंडल का ये स्पेल है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब ये क्या करते थे? ये एक काम करते थे, अपने खाली समय में मटर के पौधे को उगाया करते थे और वो खेती किए। यहाँ पे मान के चलिए एक फील्ड है, खेत है उनका, और ये वो क्या किए, मटर के पौधे को फ्री टाइम में उगाए। अभी मैं ऐसा ऐसा प्लांट बना देता हूँ, आपको समझ जाइएगा कि ये धान या गेहूं नहीं है बल्कि ये क्या है, मटर का पौधा है। समझने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब इस मटर के पौधे में क्या होता था ना, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर उनको मिले जो बिल्कुल अपोजिट था, ठीक है। तो उनको आश्चर्य होता था कि ये अपोजिट कैरेक्टर कैसे है, एक ही पौधा में दो दो कैरेक्टर कैसे हैं। जैसे कुछ पौधा जो है इसमें लंबा होता था बहुत ज्यादा, ये लंबा वाला पौधा, और कुछ पौधा छोटा होता था। कुछ फूल जो है आपको व्हाइट कलर का होता था, ये हो गया फूल व्हाइट कलर का,
और कुछ फूल जो होता है आपको वायलेट कलर का, बैगनी कलर का होता था। अब बैगनी कलर है तो नहीं जो मैं बताऊंगा आपको, आप याद कर लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए कि बैगनी कलर का होता था, कुछ जो है व्हाइट कलर का फूल होता था। कुछ फल जो है इसका, वो फल जो है बिल्कुल क्या होता था, गोल गोल होता था। ये हो गया इसका मटर, और इसके अंदर में जो फल है ये गोल गोल है फल। और कुछ फल ऐसा, आप लोग भी जब मटर छीले होंगे तो देखे होंगे कि कुछ एकदम मटर जो है गोल गोल होता है, और कुछ मटर जो होता है इंकर्ड होता है। इंकर्ड मतलब क्या, पिचका हुआ रहता है, ठीक है। इंकर्ड मतलब क्या होता है, पिचका हुआ होना। पिचका हुआ होना मतलब आपको झुर्रीदार होता है, ये ऐसा ऐसा निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता था। तो इन्होंने बहुत सारे अपोजिट कैरेक्टर को देखा, इवन इन्होंने 7 अपोजिट कैरेक्टर को देखा, 7 अपोजिट कैरेक्टर को इन्होंने देखा एक ही प्लांट पे। तो इनको ये चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्लांट है एक और कैरेक्टर अलग अलग 7 है इसमें। तो इन्होंने एक आइडिया बनाया, इन्होंने बोला कि क्यों ना इसके बीच क्रॉसिंग ओवर, इसके बीच जो पॉलिनेशन करवा करके, फर्टिलाइजेशन करवा के उससे जो बीज प्राप्त होता है उसको हम लोग देखें। जैसे अगर एक लंबा पौधा है और एक जो है छोटा पौधा है, तो इन दोनों के बीच इन्होंने फर्टिलाइजेशन करवाया। कैसा फर्टिलाइजेशन करवाया, तो आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवा के क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन के बाद जो बीज उगा, बीज प्राप्त हुआ उनको, उस बीज को इन्होंने खेत में लगाया, और खेत में लगाया तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। क्या आश्चर्य हुआ उसको समझिए। तो ऐसा इन्होंने एक लंबे पौधे को लिया, ठीक है, और एक छोटे पौधे को लिया, और इन दोनों के बीच पॉलिनेशन करवाया। पॉलिनेशन के बारे में आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं कि पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। तो इन्होंने पॉलिनेशन करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, और पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन हुआ प्लांट में, और उससे जो सीड प्राप्त हुआ, उस सीड को इन्होंने अलग खेत में लगाया। तो सीड को लगा दिया अलग खेत में। कैसा कैसा जो है प्लांट सेलेक्ट किया था, एक लंबा प्लांट और एक छोटा प्लांट सेलेक्ट किया। तो जब वो लंबा प्लांट और छोटा प्लांट को सेलेक्ट किया और उसके बीच में जो है पॉलिनेशन करवा के जो बीज प्राप्त हुआ था, उस बीज को खेत में लगाया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई भी पौधा जो है ना छोटा नहीं है, सब पौधा क्या है, लंबा ही है। F1 जनरेशन का कोई भी पौधा जो है छोटा नहीं हुआ, सभी पौधा लंबा हुआ। और करवाया था तो ये छोटा पौधा के बीच और लंबा पौधा के बीच, लेकिन F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में इनको कैसा प्राप्त हुआ, सभी पौधे लंबे ही प्राप्त हुए, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही रिसर्च किया, ठीक है, और रिसर्च करके इन्होंने बताया कि इन्होंने एक थ्योरी दिया, और थ्योरी में वो बताया कि ऐसे 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 करके होता है। एक स्टैटिक थ्योरी दिया जिसको गणितीय सिद्धांत कहते हैं। उनको उन्होंने रखा कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में, ब्रून में, ऑस्ट्रिया के ब्रून नाम के जगह पे इन्होंने वो अपने सिद्धांत को रखा। और सिद्धांत को रखने के बाद इन्होंने लेकिन उस समय इनके सिद्धांत पे कोई ध्यान ही नहीं दिए। इनका पहले से डिसलक था, किसी का व्यक्ति का जो होता है ना, भाग्य साथ नहीं देता है। उसी तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका भी भाग्य साथ नहीं दिया। इनका भाग्य साथ नहीं दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत को तो दिया, लेकिन सभी साइंटिस्ट उस समय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के दूसरे सिद्धांत पे अध्ययन कर रहे थे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का सिद्धांत उसमें था उस समय नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के थे। तो सभी साइंटिस्ट जो है, नया सिद्धांत आया ही था, उसी के रिसर्च में लगे हुए थे। बेचारे इनके सिद्धांत पे कोई ध्यान दिया ही नहीं। 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक ने बताया कि अरे ये चीज जो हम आज कर रहे हैं, इसको ग्रेगर जॉन मेंडल तो 1865 ईस्वी में ही ऑस्ट्रिया में जो ब्रून नाम का संस्थान था उसमें वो सिद्धांत दे दिए थे 1865 में। तो उन तीनों ने बोला कि नहीं, जेनेटिक्स के बारे में जो ग्रेगर जॉन मेंडल बताए हैं वो बहुत अच्छी बात बताए हैं। तब जाकर के बेचारे ग्रेगर जॉन मेंडल का सिद्धांत लोगों के जेहन में आया और लोग इसके सिद्धांत को समझ पाए। तो कल के डेट में, कल जो आपका क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ग्रेगर जॉन मेंडल का वो सिद्धांत क्या था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के एक क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है 12th क्लास के बोर्ड में,
10th में भी पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया, मटर के पौधे का ही सिलेक्शन क्यों किया, आम के पौधे का सिलेक्शन क्यों नहीं किया, दूसरा जो दुनिया में लाखों टाइप का पौधा है उसका सिलेक्शन क्यों किया, मटर के पौधे का सिलेक्शन किया तो क्या उसको सफलता मिलने का चांसेस कितना परसेंट बन गया, बढ़ गया, ये सभी बातें कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ PEA, तो PEA कर दीजिए ना पी को, ठीक है, PEA पी प्लांट। तो पी प्लांट में जो उन्होंने सिलेक्शन किया था वो पी प्लांट पे जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया, मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में वो वैसे ही पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। तो कल की क्लास में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मटर का पौधा क्या होता है अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मटर का पौधा क्या होता है, एनुअल होता है। एनुअल प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जिसका लाइफ स्पेन 1 साल या उसके अंदर ही समाप्त हो जाए। मटर के पौधे का लाइफ स्पेन कितना होता है, मुश्किल से 4-5 महीने होता है, 5 महीने में ये समाप्त हो जाता है, 6 महीने में समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से वो एनुअल प्लांट था। एनुअल प्लांट होने के कारण इसको कई बार जो है प्रयोग करने में सुविधा हुई। दूसरी बात कि मटर के पौधे में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो अपोजिट कैरेक्टर को शो करते हैं। हम बताए ना आपको 7 ऐसा कैरेक्टर था जो अपोजिट कैरेक्टर था, इसके कारण उसको जो है बहुत ज्यादा सुविधा हुई। तीसरा रीजन था कि मटर के प्लांट में उसका जो फ्लावर होता है उसमें होता तो है सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसका जो कैलिक्स और कोरोला होता है वो एंडोसियम और गायनोसियम को चारों तरफ से कवर करके रख लेता है। तो कल की क्लास में आपको फ्लावर का एक बार बताऊंगा, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम क्या होता है, मैं आपको पहले भी पढ़ा दिया था इसका, कैसे वो चारों बगल से घेर के रखता है। इमास्कुलेशन क्या होता है, इमास्कुलेशन करना मतलब एंथर को काट के हटा देना, प्राकृतिक एंथर को कौन चीज से, आर्टिफिशियल रूप से काट के हटा देना, क्या कहलाता है, इमास्कुलेशन कहलाता है। तो मैं इमास्कुलेशन बताऊंगा, बहुत सारी बातें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।